उस दिन बोइंग 737 विमान उड़ान भरने के लिए तैयार था। 182 यात्री अपनी सीटों पर बैठ चुके थे और क्रू सदस्य अंतिम जांच कर रहे थे। अचानक एक 10 साल की बच्ची चिल्लाई, यह प्लेन क्रैश हो जाएगा। उड़ान को टेक ऑफ से ठीक पहले रोकना पड़ा। किसी को समझ नहीं आया क्यों, जब तक कि उन्हें कुछ ऐसा पता नहीं चला जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। क्या हुआ था, आइए हर दिन मनन करें और पूरी कहानी सुनें। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना नहीं करती है भूलें, ताकि आप ऐसी विचारोत्तेजक कहानियों से वंचित न रह जाएं। उस शाम मुंबई का आसमान असामान्य रूप से स्लेटी था। नीचे मंडराते बादल ऐसे लग रहे थे जैसे वे किसी बड़ी बारिश की साजिश रच रहे हों। बाहर मुख्य सड़क पर गाड़ियों का शोर अभी भी गूंज रहा था। लोग शाम के ट्रैफिक जाम के आदी हो चुके थे। एक पुरानी पीली काली टैक्सी मुंबई एयरपोर्ट के डोमेस्टिक टर्मिनल के गेट के सामने रुकी। जैसे ही पहिए फुटपाथ से टकराए, ड्राइवर ने तुरंत शीशा नीचे किया और डिक्की खोलने के लिए पीछे मुड़ा। कार का दरवाजा खुला। एक दुबली पतली मां पहले नीचे उतरी और फिर उसने अपनी बेटी आन्या को बाहर खींचा। 10 साल की गोल मटोल चेहरे वाली, जिसके काले लंबे बालों को मां ने कसकर जूड़े में बांधा हुआ था। आन्या धीरे धीरे चल रही थी। उसकी आंखें सामने टर्मिनल की बड़ी कांच की इमारत पर टिकी थीं, जहां लोग सूटकेस खींचते हुए बारिश से बचने के लिए टोपी पहने जल्दी में थे, जैसे उन्हें फ्लाइट छूटने का डर हो। आन्या की मां प्रिया एक फीके नीले रंग के विंडो ब्रेकर में दुबली पतली लग रही थी और एक काले रंग का सूटकेस खींच रही थी जिसका पेंट उखड़ रहा था। उसका दूसरा हाथ अपनी बेटी का हाथ धीरे से पकड़े हुए था। उसकी आंखों में चिंता थी, लेकिन फिर भी वह उसे तसल्ली देने के लिए मुस्कुराने की कोशिश कर रही थी। जल्दी करो बेटा, देर हो गई तो अंदर नहीं जाने देंगे। आन्या ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी काली आंखें ऊपर उठीं, भाप और धूल से धुंधले कांच के पार दूर आसमान की ओर देख रही थीं। उस समय आसमान एक गहरे रंग से ढका हुआ था, जैसे उसने कुछ बहुत भारी दबा रखा हो। हल्की हल्की बारिश होने लगी थी। बूंदें तेज नहीं थीं, लेकिन बिखरी हुई, ठंडी और लंबी थीं, जो रनवे पर खड़ी जेट विमानों की कतार पर पड़ रही थीं, जिनकी लाल और पीली बत्तियां पतली नम धुंध में टिमा रही थीं। आज सुबह उठने के बाद यह पहली बार था जब आन्या ने सीधे अपने सामने के खालीपन में देखा था, न कि फर्श या अपनी मां के हाथ की ओर। वह चुप थी। उसके कदम तालमेल में नहीं थे, जैसे उसके दिमाग में सैकड़ों मिली जुली आवाजें गूंज रही हों जिन्हें सिर्फ वही सुन सकती थी। जैसे ही मां बेटी टर्मिनल हॉल के अंदर गईं, माहौल बिल्कुल अलग था। तापमान ठंडा था, लोग ज्यादा थे और आवाजें किसी भी अन्य सार्वजनिक स्थान से ज्यादा गूंज रही थीं, जहां वह कभी गई थी। लाउडस्पीकर पर लगातार एक महिला की सधी हुई आवाज में फ्लाइट नंबरों की घोषणा हो रही थी। फ्लाइट नंबर इन 737 दिल्ली के लिए प्रस्थान का समय 17:45। यात्रियों से अनुरोध है कि वे गेट नंबर 7 पर चेक इन के लिए आगे बढ़ें। मां घोषणा सुनते हुए अपनी बेटी को सुरक्षा जांच के लिए कतार में खड़े लोगों की भीड़ से खींचकर ले जा रही थी। हम पहुंच गए बेटा, यह हमारी फ्लाइट है, उसने कहा और फिर अपनी बेटी की ओर झुकी जैसे किसी प्रतिक्रिया का इंतजार कर रही हो। लेकिन आन्या न तो मुस्कुराई और न ही खुश हुई। इसके बजाय वह दीवार पर लगी घड़ी को तनाव से देखने लगी। मिनट की सुई ठीक 4:35 पर थी। विमान के उड़ान भरने में अभी 1 घंटे से ज्यादा का समय था। उसने मन ही मन हर गुजरते मिनट को गिना और उसकी छाती में भारीपन का एहसास बढ़ता गया। पिछली बार की हवाई यात्राओं के विपरीत इस बार आन्या उत्साहित नहीं थी। न ही वह कुछ बता रही थी और न ही खिड़की वाली सीट पर बैठने की जिद कर रही थी। उसे नहीं पता था कि इसे कैसे व्यक्त किया जाए। उसे बस ऐसा लग रहा था
जैसे वह एक दोहराए जाने वाले सपने में खो गई है। एक ऐसा सपना जो उसने पिछली रात देखा था। सपने में उसने एक हवाई जहाज देखा, पता नहीं कौन सा प्रकार था, जो बीच हवा में बुरी तरह कांप रहा था। आसमान काला था, बाहर सफेद चादर जैसी बारिश हो रही थी। केबिन के अंदर बड़े चिल्ला रहे थे, बच्चे रो रहे थे। बत्तियां आपातकाल के संकेत की तरह लगातार जल बुझ रही थीं। एक एयर हॉस्टेस ने रेलिंग को कसकर पकड़ रखा था, संतुलन बनाने की कोशिश कर रही थी। फिर एक धमाका हुआ, विमान का बायां पंख जोर से कांपा और फिर एक तरफ झुक गया। लोगों को प्रतिक्रिया करने का समय नहीं मिला, विमान डगमगाने लगा। आखिरी तस्वीर एक अचानक गिरावट की थी, जैसे पूरी दुनिया को शून्य में फेंक दिया गया हो। आन्या अपने दिल की असामान्य रूप से तेज धड़कन के साथ उठी। उसने अपनी मां को नहीं बताया, लेकिन आज सुबह जब उसने फ्लाइट की सूचना देखी, जब मां ने कहा कि हम शाम को दिल्ली जा रहे हैं, नानी बहुत इंतजार कर रही हैं, तो उसके दिमाग में सबसे पहले नानी का चेहरा नहीं बल्कि वह धमाका आया। वे चेक इन काउंटर पर पहुंचे कर्मचारी ने नाम पूछा, दस्तावेज जांचे, बोर्डिंग पास प्रिंट किया। आन्या की मां ने मुस्कुराकर धन्यवाद दिया और अपनी बेटी को भीड़ से खींचकर ले गई। चलो बेटा, बाद में मैं तुम्हारा पसंदीदा स्नैक खरीद दूंगी। आन्या चुप रही। उसने टिकट प्रिंटर की आवाज, स्वचालित कांच के दरवाजे की घंटी, टाइल वाले फर्श पर सूटकेस के पहियों की खड़खड़ाहट सुनी। लेकिन सब कुछ धीरे धीरे धुंधला होता गया, जैसे किसी चीज ने उसे ढक लिया हो। सामान की जांच का इंतजार करते हुए उसने एक बार फिर कांच के दरवाजे से बाहर देखा। एक और विमान धीरे धीरे पार्किंग क्षेत्र से बाहर निकल रहा था। उसके चांदी के शरीर पर पीली बत्तियां टिमटिमा रही थीं। बारिश कांच पर पड़ रही थी, जिससे बहते खून जैसी धुंधली धारियां बन रही थीं। आन्या ने अचानक अपनी मां का हाथ कसकर पकड़ लिया। मां, उसने धीरे से पुकारा, लेकिन आगे क्या कहना है यह नहीं जानती थी। मां ने झुककर उसके सिर पर हाथ फेरा, यह सोचकर कि वह थक गई है। बस हो गया, हम खिड़की के पास बैठेंगे, ठीक है? आन्या ने अपनी मां को देखा और कहना चाहा, मां मैं नहीं जाना चाहती, लेकिन उसके अंदर का एक हिस्सा डर रहा था कि इससे मां दुखी हो जाएगी। मां ने पूरे हफ्ते की छुट्टी ली थी, टिकट, सार्की का सामान, नानी के लिए दवाइयां तैयार की थीं। वह चुप रही और सब कुछ अपने अंदर निगल गई। सुरक्षा गेट से गुजरने के बाद मां बेटी गेट 8 के पास प्रतीक्षालय की कुर्सियों पर बैठ गईं। बगल में एक परिवार था, जिसके 2 छोटे बच्चे फोन से खेल रहे थे। सामने एक बूढ़ा आदमी बैठे बैठे सो रहा था। मां ने संतरे के जूस की बोतल निकाली और उसे दी, थोड़ा जूस पी लो। आन्या ने सिर हिला दिया। मां उसके बगल में बैठ गई। उसकी आंखें अभी भी उड़ान की स्थिति दिखाने वाले इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड पर थीं। हरी बत्ती समय पर होने का संकेत दे रही थी। उसने घड़ी देखी, 5:10। 15 मिनट में विमान का दरवाजा खुल जाएगा। उसने अपने बैग का पट्टा कसकर पकड़ लिया, सिकुड़कर बैठ गई। उसकी आंखें खोई हुई थीं। उसे सपना याद आया। उसे बहुत स्पष्ट रूप से याद था कि विमान कैसे कांप रहा था। उसे सपने में अपने आसपास के लोगों के चेहरे याद थे। नीली वर्दी वाली महिला एयर होस्टेस, जिसका चेहरा युवा था, लेकिन आंखों में घबराहट थी, वही थी जिसे उसने अभी अभी टिकट चेक करते देखा था। बारिश अभी भी नहीं रुकी थी। दूर से बिजली कड़कने की आवाज आई, वह चौंक गई। मां ने पूछा, क्या हुआ बेटा? उसने सिर्फ सिर हिलाया। घोषणा हुई, दिल्ली जाने वाली फ्लाइट इन 737 के यात्रियों से अनुरोध है कि वे बोर्डिंग के लिए गेट नंबर 8 पर आएं। लोग उठने लगे। मां ने अपनी बेटी को उठाया। आन्या को लगा कि उसके पैर पत्थर की तरह भारी हो गए हैं। वह चलना नहीं चाहती थी, वह डर रही थी। वह अपनी मां की ओर मुड़ी, शब्दों में कहने की कोशिश की, मां क्या हम इस फ्लाइट से नहीं जा सकते? मां रुक गई और चिंता से अपनी बेटी को देखा।
क्यों बेटा? आन्या ने सीधे अपनी माँ की आंखों में देखा। सुबह से पहली बार मैंने मैंने सपना देखा है कि यह प्लेन ठीक इसी तरह क्रैश हो रहा है। सुबह से मुझे सब कुछ सपने जैसा ही लग रहा है। माँ हैरान रह गई। पीछे लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। एक युवा महिला एयर होस्टेस पास आई। क्या आप दोनों फ्लाइट इन 737 के यात्री हैं? कृपया मेरे साथ गेट के अंदर चलिए। आन्या अभी भी अपनी माँ को देख रही थी। उसकी आंखों में जो आग्रह था वह जिद की वजह से नहीं था, बल्कि एक बहुत ही स्पष्ट भावना थी। आगे कुछ इंतजार कर रहा था और वह सुरक्षित नहीं था। माँ ने अपनी बेटी को देखा और फिर एयर होस्टेस की ओर मुड़कर धीरे से मुस्कुराई। हम अभी आ रहे हैं। लेकिन प्रिया के कदम धीमे हो गए। उसका दिल डगमगाने लगा। उसकी बेटी की आंखें, वे आंखें जो कभी धोखा नहीं देती थीं। एक बच्चे की आंखें जिसने एक बार कहा था दादी गिरने वाली हैं, और 3 दिन बाद सच में दादी का हाथ टूट गया था। किसी ने नहीं सोचा था कि उस पल गेट नंबर 8 पर तनसन्यट मुंबई एयरपोर्ट पर एक हल्की बारिश वाली दोपहर में घटनाओं की एक ऐसी श्रृंखला की शुरुआत होगी जो पूरी एयरलाइन और तकनीकी टीम को स्तब्ध कर देगी। अध्याय 2 दोहराया गया सपना। सीट नंबर 14। विमान इन 737 की बाईं खिड़की के पास, जो जून की एक बरसात की दोपहर में मुंबई से दिल्ली की यात्रा के लिए तैयार हो रहा था। आन्या वहां चुपचाप बैठी थी। उसका शरीर सिकुड़ा हुआ था। उसके छोटे हाथ गोद में रखे बैग के पट्टे को कसकर पकड़े हुए थे। विमान में चढ़ने के बाद से उसने कुछ नहीं कहा था, बस सिर झुकाए हुए थी। कभी कभी भाप से धुंधली खिड़की से बाहर झोंक लेती थी। हर बार जब वह विमान के पंख को देखती, जो हल्की बारिश के नीचे गहरे रंग का हो रहा विशाल धातु का टुकड़ा था, आन्या का गला सूख जाता और पेट में ऐंठन होती। उस ठंडे और शांत स्थान में उसके माथे से पसीना बहकर कनपटी तक आने लगा था, जबकि केबिन में एयर कंडीशनिंग ठीक से काम कर रहा था। उसकी माँ बगल की सीट पर बैठी थी। बेटी को पसीना आते देख उसने धीरे से उसका जैकेट उतारा और अपने हाथ से उसका पसीना पोंछा। बहुत ठंड लग रही है क्या बेटा? उसने प्यार से पूछा। आन्या ने सिर हिलाया, लेकिन कुछ नहीं कहा। इस समय उसके शरीर की ठंडक तापमान से नहीं, बल्कि उसके दिल में धीरे धीरे सुलग रही बेचैनी से आ रही थी। एक अनजाना डर जो पिछली रात से अब तक उसके साथ था। विमान का दरवाजा अभी बंद नहीं हुआ था। यात्री अभी भी चढ़ रहे थे। सूटकेस के पहियों की आवाज, अनुमति मांगने की आवाज, बड़ों और बच्चों के एक दूसरे को बुलाने की आवाज। कभी कभी बच्चों की हंसी गूंजती और फिर शांत हो जाती। सब कुछ मिलकर एक मिश्रित लेकिन बहुत परिचित माहौल बना रहा था। आन्या पहले भी उड़ चुकी थी। वह 1 साल पहले मुंबई से अपने दादा दादी से मिलने गोवा गई थी, और तब उसे खिड़की के पास बैठना, नीचे रुई जैसे बादलों को देखना बहुत पसंद था। लेकिन इस बार न जाने क्यों उसे सिर्फ डर लग रहा था। एक अजीब डर जो उसकी नींद से हकीकत तक खिंच आया था, और वह इसका कारण अच्छी तरह जानती थी। वह पिछली रात का सपना था। नहीं, सटीक रूप से कहें तो लगातार 2 रातों का। सपने में आन्या ने खुद को विमान में बैठे देखा, खिड़की के पास बाएं पंख की ओर देखते हुए। बाहर का आसमान स्लेटी था, बिल्कुल आज जैसा। केबिन शुरू में शांत था। लोग धीरे धीरे बात कर रहे थे, विमान की गड़गड़ाहट। लेकिन फिर अचानक एक छोटा धमाका हुआ। विमान थोड़ा कांपा। फिर धातु के टूटने जैसी एक तीखी आवाज आई। सब चौंक गए। एक एयर होस्टेस फर्श पर गिर गई। केबिन की बत्ती बंद हो गई, फिर जली और फिर पूरी तरह से बंद हो गई। बाहर की रोशनी भी नहीं थी। बच्चों के रोने की आवाज, बड़े चिल्ला रहे थे। नीचे से काले धुएं का एक गुबार उठा। विमान एक तरफ तेजी से झुका और फिर बुरी तरह डगमगाने लगा। कोई भी शांत नहीं रह सका। अराजकता, निराशा, चीख पुकार।
आन्या ने अपनी माँ की ओर देखा जो उसे कसकर पकड़े हुए थी, लेकिन उसकी माँ की आंखों में कुछ और भी भयानक था, लाचारी। फिर विमान गिरा गिरा जैसे किसी के हाथ से पत्थर गिर गया हो। आन्या जाग गई। उस समय सुबह के लगभग 3 बज रहे थे। उसका पजामा पसीने से भीगा हुआ था। वह सुबक सुबक कर रो रही थी, लेकिन माँ को बुलाने की हिम्मत नहीं हुई। उससे पिछली रात का सपना भी ऐसा ही था, लेकिन इस बार सब कुछ ज्यादा स्पष्ट था, इतना स्पष्ट कि डरावना था। सीट नंबर से लेकर फ्लाइट नंबर तक, यहाँ तक कि आसपास के कुछ यात्रियों के चेहरे भी, सब कुछ अब की हकीकत जैसा था। जब माँ ने उसे सीट 14 पर बिठाया तो आन्या कहना चाहती थी, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हुई। उसे डर था कि माँ हंसेगी और कहेगी कि यह सिर्फ एक बेकार की बात है। लेकिन समय के साथ उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसके हाथ ठंडे पड़ने लगे। उसका सिर थोड़ा चकराने लगा, जैसे उसे बुखार चढ़ रहा हो। माँ उसकी सीट बेल्ट बांधने के लिए मुड़ी तो रुक गई। आन्या, तुम ठीक हो? आन्या ने बहुत धीरे से सिर हिलाया। उसकी आंखें लाल हो गई थीं। क्या तुम थकी हो या भूखी हो? मैं उड़ना नहीं चाहती, वह फुसफुसाई। माँ हैरान थी। क्यों बेटा, बस 1.5 घंटे की तो बात है। मैं तुम्हारे साथ बैठी हूं, डरने की कोई बात नहीं है। आन्या ने अपना चेहरा घुटनों में छिपा लिया। उसके कंधे धीरे धीरे कांप रहे थे। थोड़ी देर बाद उसने सिर उठाया। माँ, मैंने इस प्लेन को क्रैश होते देखा है। माँ के प्रतिक्रिया करने से पहले आन्या ने आगे कहा, मैंने लगातार 2 रातें सपना देखा है। यही फ्लाइट, यही सीट, यही विमान का पंख, बिल्कुल यही माँ। आन्या की आवाज भावनाओं से टूट रही थी। वह अब शांत नहीं रह सकी। उसकी आंखें डर से चौड़ी हो गईं। उसकी आवाज तेज नहीं थी, लेकिन माँ को परेशान करने के लिए काफी थी। माँ कुछ देर चुप रही, फिर झुककर उसका हाथ पकड़ लिया। शांत हो जाओ। यह सिर्फ एक सपना था। सपने सच नहीं होते। आन्या ने सिर हिलाया। नहीं, मुझे पता है। मुझे हर विवरण स्पष्ट रूप से याद है। उस एयर होस्टेस के बाएं गाल पर एक तिल भी है, बिल्कुल सपने जैसा। माँ चौंक गई। उसकी बेटी इस तरह का विवरण नहीं बना सकती थी। उसने अपना गला साफ किया, बाहर देखने के लिए मुड़ी। विमान का चांदी का पंख हवा और बारिश से कांप रहा था। विमान दरवाजा बंद करने की तैयारी कर रहा था। लाउडस्पीकर पर आवाज आई, कृपया अपनी सीट बेल्ट बांध लें। विमान पार्किंग से निकलने और रनवे की ओर बढ़ने की तैयारी कर रहा है। आन्या उछल पड़ी। वह अपनी माँ की ओर मुड़ी और उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। माँ, मत जाओ। माँ, प्लेन क्रैश होने वाला है। मैं आपसे विनती करती हूँ माँ। उसकी आवाज तेज नहीं थी, लेकिन सिसकियों और आग्रह से भरी थी, जैसे मदद के लिए पुकार हो। माँ की आंखें लाल हो गईं। उसने बस उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। शांत हो जाओ। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। विमान धीरे धीरे चलने लगा। एक हल्का झटका। आन्या ने खिड़की से बाहर झांका, देखा कि रनवे धीरे धीरे पीछे छूट रहा है। पीली लाइनें, सामान खींचने वाली गाड़ियां, ग्राउंड स्टाफ, सब कुछ नजरों से ओझल हो रहा था। उसका दिल ढोल की तरह बज रहा था। विमान के हर झुकाव, इंजन की हर गड़गड़ाहट के साथ उसे लग रहा था जैसे वह वापस सपने में गिर रही है। और फिर वह सहन नहीं कर सकी। वह अपनी सीट से उछल पड़ी, चिल्लाई, माँ मत जाओ। प्लेन क्रैश होने वाला है। उसकी आवाज शांत केबिन में गूंज गई। कुछ लोग मुड़े सामने बैठे। एक आदमी ने त्योरियां चढ़ाईं। एक बड़ी उम्र की महिला ने सिर घुमाकर देखा। माँ ने जल्दी से उसे अपनी बाहों में ले लिया। उसकी आवाज घबराई हुई थी। आन्या, शांत हो जाओ बेटा, हम अभी उड़े भी नहीं हैं। लेकिन आन्या शांत नहीं हो सकी। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। उसने दोहराया, यह प्लेन क्रैश हो जाएगा। मैंने इसे देखा है सपने में। माँ ने उसे कसकर पकड़ लिया, मुंह में मंत्र की तरह बुदबुदा रही थी, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। विमान आगे बढ़ता रहा। आन्या के दिल में एक उल्टी गिनती गूंज रही थी। 5 मिनट, 4 मिनट। अध्याय 3, एक कठिन निर्णय। प्लेन क्रैश होने वाला है।
सीट 14 से आन्या की चीख केबिन में गूंज उठी, जहां सभी यात्रियों ने अभी अभी अपनी सीट बेल्ट बांधी थी। इंजन धीरे धीरे चलने के लिए शुरू हो गए थे। कैप्टन की घोषणा अभी कुछ सेकंड पहले ही बंद हुई थी। माहौल अभी शांत भी नहीं हुआ था कि चीख ने एक चाकू की तरह उस शांति को चीर दिया, जिससे कुछ लोग चौंक कर पीछे मुड़ गए। पंक्ति 13 में बैठी एक युवा एयर होस्टेस, जो अभी अभी हैंडबैग की जांच करने के लिए मुड़ी थी, तुरंत रुक गई। उसकी आंखें तेजी से आवाज की दिशा में गईं। एक बच्चा खिड़की के पास बैठा था। उसने अपना बैग कसकर पकड़ रखा था। उसका चेहरा डरा हुआ था। बगल में बैठी मां उसे कसकर पकड़े हुए थी, लगातार उसे शांत करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर भी घबराहट साफ दिख रही थी। एयर होस्टेस धीरे धीरे उस ओर बढ़ी। जब वह पंक्ति 14 पर पहुंची तो वह थोड़ा झुकी और धीरे से पूछा, क्या आप और बच्ची ठीक हैं? मां ने ऊपर देखा, जबरदस्ती मुस्कुराई, कोई बात नहीं, मेरी बेटी थोड़ी संवेदनशील है, शायद उसे उड़ने से डर लगता है। लेकिन एयर हॉस्टेस अभी भी बच्चे को देख रही थी। आन्या की आंखों ने उसे कंपा दिया। यह एक बच्चे का डर नहीं था, जो टेक ऑफ से पहले मां से चिपक जाता है, बल्कि यह किसी ऐसे व्यक्ति की आंखें थीं जिसने अभी अभी मौत देखी हो। आन्या ने उसे देखा और बहुत धीरे से कहा, मैम, यह प्लेन क्रैश होने वाला है। एयर होस्टेस थोड़ा चौंकी, लेकिन अपनी आवाज शांत रखी। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? आन्या ने उसे देखा। उसकी आवाज न तो तेज थी और न ही कांप रही थी, लेकिन इतनी स्पष्ट थी जैसे वह कुछ बीती हुई घटना बता रही हो। मैंने यह सपना देखा है, लगातार 2 रातें यही फ्लाइट में इसी जगह बैठी थी। प्लेन कांपा, फिर दूसरी तरफ के पंख से धुआं निकला और फिर वह गिर गया। सब लोग चिल्लाए, फिर अंधेरा हो गया, वह पहाड़ों पर गिर गया। एयर होस्टेस कुछ सेकंड के लिए चुप हो गई। शब्दों की वजह से नहीं, बल्कि कहने के तरीके की वजह से। यह डर का दौरा नहीं लग रहा था, यह एक याद की तरह लग रहा था। पीछे बैठी एक महिला ने त्योरियां चढ़ाकर देखा, किसी ने मुंह बनाया। एक युवक ने अपना फोन निकाला, वीडियो बनाने की कोशिश की, लेकिन उसके दोस्त ने रोक दिया। एयर होस्टेस ने झुककर बच्ची की मां से धीरे से कहा, मैं कैप्टन को सूचित करती हूं, आप चिंता न करें, बस शांत बैठी रहें। बच्ची की मां ने सिर हिलाया और अपनी बेटी को गले लगा लिया। विमान का कॉकपिट शाम 5:45 बजे। कैप्टन शर्मा लगभग 50 वर्ष के एक शांत व्यक्ति, 20 से अधिक वर्षों के अनुभव वाले पायलट, टेक ऑफ से पहले कंट्रोल सिस्टम की जांच कर रहे थे। सब कुछ ठीक था, सभी पैरामीटर हरे दिख रहे थे, कोई असामान्य चेतावनी नहीं थी। पायलट विक्रम, जो छोटा था और घरेलू मार्गों पर उड़ान भरता था, अपने हेडफोन लगा रहा था। मुंबई कंट्रोल टावर से संपर्क कर रहा था, रनवे पर आगे बढ़ने की अनुमति का इंतजार कर रहा था। दरवाजे पर दस्तक हुई, दरवाजा खुला। युवा एयर होस्टेस अंदर आई, उसके चेहरे पर तनाव था। रिपोर्ट सर, सीट 14 पर एक छोटी यात्री है। बच्ची कह रही है, यह प्लेन क्रैश होने वाला है। कैप्टन ने त्योरियां चढ़ाईं। उसकी उम्र कितनी है? 10 साल। क्या कोई असामान्य व्यवहार है? नहीं सर। वह रो नहीं रही है, लेकिन बहुत स्पष्ट रूप से बोल रही है। कह रही है कि उसने 2 बार सपना देखा है। उसने बाएं पंख में कंपन, धुआं और फिर पहाड़ों की ओर विमान के गिरने का स्पष्ट वर्णन किया है। कैप्टन ने धीरे से सिर हिलाया। शायद उसने कोई फिल्म देखी होगी। बच्चे आसानी से प्रभावित हो जाते हैं, मैंने पहले भी ऐसे मामले देखे हैं। जी सर, लेकिन उसकी आंखें बहुत अजीब थीं, जैसे उसे विश्वास हो कि यह सच है। वह यात्री को शांत रखने के निर्देश प्राप्त करने के बाद कॉकपिट से चली गई। कैप्टन धीरे से मुस्कुराया। शायद यह बच्ची की पहली लंबी उड़ान है। पायलट नहीं मुस्कुराया, उसने चुपचाप विस्तृत उड़ान का नक्शा खोला। मुंबई से दिल्ली की उड़ान इन 737 मध्य भारत के तटीय क्षेत्र के साथ जाएगी, जो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की कुछ निचली पर्वत
श्रृंखलाओं को पार करेगी, कुछ हिस्सों में इलाके के कारण तेजी से ऊंचाई बढ़ानी होगी। उसने ऊपर देखा। सर, बच्ची ने कहा कि विमान पहाड़ों की ओर गिरा। कैप्टन ने सिर हिलाया। हाँ, एयर होस्टेस ने यही कहा। इसका मतलब है कि बच्ची ने उड़ान की सही दिशा का वर्णन किया है। विक्रम ने सोचा, हम टेक ऑफ के बाद 34,000 फीट की ऊंचाई पर चढ़ेंगे। पहले 17 मिनट में पश्चिमी घाट की पर्वत श्रृंखला को पार करेंगे। हाँ, लेकिन सभी सिस्टम सामान्य हैं, कोई चेतावनी नहीं है। मुझे पता है, लेकिन विक्रम हिचकिचाया। आपको 5 साल पहले वाला केस याद है? पुणे जाने वाली फ्लाइट, सभी संकेतक भी सामान्य थे, लेकिन रखरखाव के लिए वापस आने के बाद उन्होंने पंख के सिरे पर एक बहुत छोटा सा क्रैक पाया। अगर उस दिन मौसम की वजह से फ्लाइट लेट न होती तो शायद कैप्टन चुप हो गया। उसे याद था, और उसे एक और सच्चाई भी याद थी। कोई भी सिस्टम परफेक्ट नहीं होता। कुछ त्रुटियां स्क्रीन पर दिखाई नहीं देती हैं। उसने कांच की खिड़की से बाहर देखा। अभी भी हल्की बारिश हो रही थी। रनवे पर बत्तियां पानी में पीली दिख रही थीं। कंट्रोल टॉवर से एक कॉल आई। इन 737 रनवे नंबर 25 पर आगे बढ़ने के लिए तैयार रहें। कैप्टन ने जवाब देने के लिए माइक्रोफोन उठाया, लेकिन वह हिचकिचाया। बच्ची का वर्णन, धुआं, कंपन और पहाड़ों की ओर गिरना उसके दिमाग में घूम रहा था। उसने माइक्रोफोन नीचे रख दिया। टॉवर को बुलाओ। अस्थायी रूप से रुकने का अनुरोध करो। मुझे 2 और मिनट चाहिए। को पायलट ने सिर हिलाया। केबिन, शाम 5:49 बजे। आंतरिक लाउडस्पीकर पर आवाज आई। देवियों और सज्जनों, कैप्टन के अनुरोध पर टेक ऑफ से पहले एक अतिरिक्त जांच के लिए विमान अस्थायी रूप से रुका रहेगा। आपकी समझ के लिए धन्यवाद। एक हलचल मच गई। हे भगवान, फिर से देरी, क्या खराबी है? ऐसा न हो कि यह रद्द हो जाए। आन्या अभी भी चुपचाप बैठी थी। उसे पूरी बात समझ नहीं आई, लेकिन जब विमान रुका तो वह अपनी माँ की ओर मुड़ी और फुसफुसाई, माँ, देखो विमान रुक गया है। उसकी माँ ने सिर हिलाया। हाँ, शायद वे फिर से जांच कर रहे हैं। आन्या ने सिर झुका लिया। उसे नहीं पता था कि क्या हो रहा है। उसे बस इतना पता था कि उसने सब कुछ कह दिया है जीवन में पहली बार। और अजीब बात यह थी कि विमान आगे नहीं बढ़ा था। आगे कॉकपिट में कैप्टन और को पायलट तेजी से बात कर रहे थे। कोई चेतावनी नहीं है, लेकिन हम इस तरह की अस्पष्ट स्थिति में उड़ान नहीं भर सकते। ग्राउंड स्टाफ को बुलाओ। विमान को वापस पार्किंग बे पर ले जाने के लिए कहो, ताकि इसकी गहराई से जांच हो सके। मैं इसकी जिम्मेदारी लेता हूं। को पायलट ने सिर हिलाया। किसी ने विरोध नहीं किया। यह निर्णय लेने में 30 सेकंड से भी कम समय लगा, लेकिन बाद में फ्लाइट कहाँ रहे, दो दांत तहे। इन 737 पर मौजूद सभी लोगों के लिए वे 29 सेकंड को कभी नहीं भूलेंगे। जब ट्रक ने शाम 5:57 बजे विमान को वापस पार्किंग बे की ओर धकेला, तो कई यात्रियों ने एक दूसरे को हैरानी से देखा, लेकिन किसी को नहीं पता था कि इस निर्णय का कारण एक 10 साल की बच्ची की छोटी सी आंखों से शुरू हुआ था। अध्याय 4। उड़ान से पहले की घेराबंदी। जब विमान पार्किंग बे की ओर वापस मुड़ा तो केबिन में एक भारी माहौल फैल गया। पहले जिज्ञासा थी, फिर समझ में ना आना, और फिर गुस्सा। एक लगभग 40 वर्षीय व्यक्ति सफेद शर्ट पहने अपनी सीट से उठ खड़ा हुआ। अरे, हम वापस क्यों जा रहे हैं? क्या हम टेक ऑफ के लिए तैयार नहीं थे? पीछे बैठी एक अधेड़ उम्र की महिला ने त्योरियां चढ़ाईं। इस समय क्या तकनीकी खराबी है? अभी तो सीट बेल्ट बांधी थी। विमान के पिछले हिस्से में यात्रा कर रहे युवाओं का एक समूह फुसफुसाया। अब तो हो गया, हमारा पूरा शेड्यूल बिगड़ जाएगा। असंतोष धीरे धीरे फैल रहा था। सभी को लगा कि कोई अचानक खराबी आ गई है, लेकिन किसी को नहीं पता था कि वास्तव में क्या हो रहा है।
कि वापस मुड़ने का निर्णय सीट 14 पर बैठी 10 साल की बच्ची की चीख से शुरू हुआ था। मुख्य एयर होस्टेस ने जल्दी से माइक्रोफोन उठाया। देवियों और सज्जनों, उड़ान दल को एक अतिरिक्त तकनीकी जांच की आवश्यकता महसूस हुई है। इसलिए कैप्टन ने पूर्ण सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विमान को पार्किंग बे पर वापस ले जाने का फैसला किया है। उड़ान में अस्थायी रूप से देरी हो सकती है। हम आपके सहयोग और समझ की उम्मीद करते हैं। किसी ने ताली नहीं बजाई, लेकिन किसी ने जोर से विरोध करने की हिम्मत भी नहीं की। घोषणा के बाद से उड़ान दल ने यात्रियों की सहायता की प्रक्रिया शुरू कर दी। जिन लोगों ने तत्काल उड़ानें बुक की थीं, उन्हें अगली उड़ान में स्थानांतरित करने का निर्देश दिया गया। कुछ को टिकट वापसी की सूचना दी गई। सेवा काउंटर अचानक भीड़ से भर गया। केवल आन्या और उसकी मां को तुरंत सभी के साथ बाहर जाने की अनुमति नहीं थी। जब विमान पार्किंग बे पर वापस आया और दरवाजा खुला, तो उन दोनों को थोड़ी देर रुकने के लिए कहा गया। एक एयर होस्टेस पास आई और धीरे से कहा, मैम और बच्ची कृपया हमारे साथ एक अलग वेटिंग रूम में चलें। सुरक्षा विभाग और एयरलाइन के प्रतिनिधि आपसे मिलना चाहते हैं। आन्या की मां चौंक गई और पूछा, क्या बात है? जी कोई गंभीर बात नहीं है मैम, बस कुछ जानकारी की पुष्टि करनी है क्योंकि कैप्टन का तकनीकी निर्णय आपकी सीट से मिली प्रतिक्रिया से संबंधित है। मां चुप हो गई और आन्या को देखने लगी। बच्ची अभी भी उसी शांत चेहरे के साथ थी, न रो रही थी न घबराई हुई थी, लेकिन खुश भी नहीं थी। उसकी आंखें झुकी हुई थीं। उसके हाथ अभी भी बैग के पट्टे को पकड़े हुए थे, जैसे उसने उसे कभी छोड़ा ही न हो। अलग वेटिंग रूम, शाम 6:35 बजे। भीड़ से अलग एक जगह, केवल एक गोल मेज, 2 गिलास पानी, एक नोटपैड। सामने एयरपोर्ट का एक सुरक्षा अधिकारी बैठा था। बगल में एयरलाइन का एक प्रतिनिधि। दोनों ने बहुत औपचारिक वर्दी नहीं पहनी थी। वे प्रिया और उसकी बेटी के लिए तनाव पैदा करने से बचने के लिए एक दोस्ताना रवैया बनाए रखने की कोशिश कर रहे थे। आप निश्चिंत रहें, दाईं ओर बैठे व्यक्ति ने कहा। हम केवल स्थिति को स्पष्ट रूप से सत्यापित करना चाहते हैं ताकि इसे रिकॉर्ड किया जा सके। आन्या ने कुछ भी गलत नहीं किया है। इसके विपरीत हम उसकी प्रतिक्रिया की सराहना करते हैं, जिसने कैप्टन को एक सतर्क निर्णय लेने में मदद की। आन्या की मां ने सिर हिलाया, लेकिन उसका हाथ अभी भी अपनी बेटी का हाथ पकड़े हुए था। उसकी आंखें तनावपूर्ण थीं। सच कहूं तो मुझे अभी भी पूरी तरह समझ नहीं आया कि क्या हुआ। उसने मुझसे कहा कि उसने एक सपना देखा है। मुझे नहीं पता था कि बात इतनी आगे बढ़ जाएगी। सुरक्षा अधिकारी मुस्कुराया, कोई बात नहीं मैम, हम बस कुछ सवाल पूछेंगे। वह आन्या की ओर मुड़ा। उसकी आवाज नरम हो गई। क्या तुम चाचा को बता सकती हो कि तुमने फ्लाइट में क्या कहा था? आन्या ने ऊपर देखा। उसकी आंखें थकी हुई थीं, लेकिन डरी हुई नहीं। वह सीधी बैठी, दोनों हाथ अपनी गोद में रखे और फिर धीरे धीरे जवाब दिया। मैंने 2 रातें एक ही सपना देखा। मैं विमान में बैठी थी। खिड़की के पास वाली सीट पर मैंने देखा कि विमान कांप रहा था। धुआं था, लोग चिल्ला रहे थे, और फिर विमान गिर गया। एयरलाइन के प्रतिनिधि ने सिर हिलाया। क्या तुम्हें याद है कि सपने में विमान आज की तुम्हारी फ्लाइट जैसा था? हाँ, बिल्कुल वैसा ही था। किस तरह से समान था? बायां पंख मेरी सीटों का रंग, एयर होस्टेस फ्लाइट नंबर। सामने बैठे दोनों लोगों ने एक दूसरे को देखा। मां ने कहा, मुझे भी नहीं लगा था कि मेरी बेटी इतनी कल्पना कर सकती है। उसने गिरने की दिशा भी सही बताई, पहाड़ों की ओर। आज दोपहर वह मुझसे विमान में न चढ़ने की विनती कर रही थी। सुरक्षा अधिकारी ने फिर से पूछा, आन्या तुमने फ्लाइट के बीच में इतनी जोर से क्यों कहा? आन्या कुछ देर चुप रही और फिर बोली, मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन मैंने वह दृश्य बहुत स्पष्ट रूप से देखा। मैंने अपनी मां को भी देखा, मैंने लोगों को मरते देखा। मैं नहीं चाहती थी कि किसी के साथ ऐसा हो। एक लंबी चुप्पी छा गई। एयरलाइन के प्रतिनिधि ने अपना गला साफ किया।
उसने अपनी नोटबुक में कुछ पंक्तियां लिखीं। सुरक्षा अधिकारी ने बच्ची को बहुत देर तक देखा और फिर धीरे से सांस ली। क्या तुमने यह दृश्य कई बार देखा है? हाँ, एक बार मैंने अपनी नानी को सिर पर चोट लगते देखा था। 3 दिन बाद वह सच में गिर गईं, लेकिन मैंने किसी को बताने की हिम्मत नहीं की। आन्या की मां कांप गई, उसकी आंखें नम हो गईं। बच्ची अभी भी सीधे देख रही थी। उसका चेहरा उदास था, लेकिन घबराया हुआ नहीं। वह झूठ नहीं बोल रही थी। ऐसा कोई संकेत नहीं था कि वह झूठ बोल रही है, और न ही ध्यान आकर्षित करने की कोई खुशी थी। उसने इसे ऐसे कहा जैसे यह एक मजबूरी हो। उसकी शांति ने बड़ों को और भी डरा दिया। वेटिंग रूम के बाहर फ्लाइट इन 737 के लोग अभी भी टिकट वापसी और उड़ान बदलने के काउंटरों पर लंबी कतारों में खड़े थे। कुछ लोग अभी भी बड़बड़ा रहे थे, लेकिन जब अंदरूनी खबर लीक होने लगी कि एक असामान्य तकनीकी खराबी का अभी अभी पता चला है, तो पूरा एयरपोर्ट शांत हो गया। और फिर लोग एक दूसरे से पूछने लगे, इसका इतनी जल्दी पता कैसे चला? सुना है कि एक 10 साल की बच्ची ने प्लेन क्रैश का सपना देखा और एयर होस्टेस को बताया। अंदर निजी कमरे में पूछताछ समाप्त हो गई। सुरक्षा अधिकारी धीरे से उठा। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, तुमने सही काम किया। आन्या की मां ने धीरे से पूछा, क्या कोई और भी पूछताछ करेगा? नहीं मैम, लेकिन हम पूरी रिपोर्ट देंगे। एयरलाइन भी आप दोनों मां बेटी को धन्यवाद भेजेगी। प्रिया अपनी बेटी का हाथ पकड़कर उठी। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं बस घर जाना चाहती हूं। आन्या ने अपनी मां का हाथ पकड़ा। वह मुस्कुराई नहीं, लेकिन उसका चेहरा नरम हो गया। एयरपोर्ट के बाहर बारिश रुक चुकी थी। ऊपर एक और विमान अभी अभी उड़ा था और बादलों में घुस गया था। अध्याय 5, अप्रत्याशित जांच। मुंबई एयरपोर्ट के तकनीकी क्षेत्र में शाम 7:05 बोइंग 737 विमान संख्या इन 737 को एक आपातकालीन रखरखाव क्षेत्र में ले जाया गया, जो मुख्य संचालन से अलग था। 4 ग्राउंड मेंटेनेंस तकनीशियनों ने तुरंत संपर्क किया। प्रक्रिया के अनुसार सुरक्षा जांच शुरू की। शक्तिशाली फ्लड लाइट्स की सफेद रोशनी के नीचे विमान का धड़ पार्किंग क्षेत्र के बीच में एक विशाल ठंडे चांदी के ब्लॉक जैसा लग रहा था। उस रात के शिफ्ट सुपरवाइजर श्री गुप्ता, जिन्हें विमान का रखरखाव में लगभग 30 साल का अनुभव था, जैसे ही तकनीकी नियंत्रण कक्ष से बाहर निकले, उन्हें ड्यूटी कमांडर का फोन आया। गुप्ता जी, इन 737 ने उड़ान रद्द कर दी है। उड़ान दल ने एक व्यापक तकनीकी जांच का अनुरोध किया है। कोई चेतावनी त्रुटि नहीं है, लेकिन एक यात्री के वर्णन से संदेह है। बाएं पंख क्षेत्र की गहराई से जांच का अनुरोध है। क्या कोई विशिष्ट संदेह है? श्री गुप्ता ने जल्दी से पूछा। नहीं, बस धुएं, कंपन और पहाड़ों की ओर गिरने का वर्णन है। उड़ान दल ने असामान्य कारक के कारण वापस लौटने का फैसला किया। श्री गुप्ता ने सिर हिलाया और जल्दी से अपना तकनीकी सूट पहना, दस्ताने पहने और 2 सहायक इंजीनियरों के साथ विमान के किनारे की सीढ़ियों पर चढ़ में गए। बाएं पंख के विद्युत प्रणाली और सेंसर से शुरू करते हुए उन्होंने पूरे नियंत्रण तंत्र, लिफ्ट, लोअर दिशात्मक समायोजन की जांच की। फिर प्रत्येक पेंच जोड़ के यांत्रिक भाग की जांच की। विशेष रूप से पंख के केंद्रीय धुरी क्लस्टर पर ध्यान दिया गया, जो उच्च ऊंचाई पर उड़ान के दौरान मुख्य भार वहन करता है। पूरी टीम एक मशीन की तरह काम करने लगी। प्रत्येक धातु के पैनल को खोला गया। प्रत्येक तार के सर्किट के प्रतिरोध की जांच की गई। प्रत्येक पंख नियंत्रण क्लस्टर का मैन्युअल रूप से परीक्षण किया गया। 40 मिनट के बाद सभी पैरामीटर सामान्य थे। एक युवा इंजीनियर ने कहा, मैंने 3 बार जांच की है, कुछ भी असामान्य नहीं मिला गुप्ता जी। इंजन ठीक है, नियंत्रण प्रणाली सुचारू है, कोई तेल रिसाव नहीं है, सभी सेंसर ऑनलाइन हैं। श्री गुप्ता ने त्योरियां चढ़ाईं।
सब कुछ सामान्य था, लेकिन एक अनुभवी कैप्टन केवल एक यात्री के शब्दों के कारण क्यों वापस मुड़ गया। भले ही उन्हें अंतर्ज्ञान पर विश्वास नहीं था, फिर भी उन्हें कुछ गड़बड़ महसूस हो रही थी। उन्होंने बाएं पंख के मुख्य अक्ष के साथ जांच करने के लिए संरचनात्मक अल्ट्रासाउंड उपकरण निकाला। अल्ट्रासाउंड सर, हमें उस स्तर की जांच के निर्देश नहीं है। मैंने अनुरोध किया है, इसे लॉगबुक में मुख्य इंजीनियर के प्रस्ताव के रूप में दर्ज करो। कोई भी विवरण न छोड़ें। युवा इंजीनियर उपकरण लेने के लिए दौड़ा। संरचनात्मक अल्ट्रासाउंड मशीन, एक विशेष प्रकार की मशीन जिसका उपयोग कंपोजिट और मिश्र धातु की परतों में सूक्ष्म दरारों का पता लगाने के लिए किया जाता है, आमतौर पर केवल एक मजबूत टक्कर के बाद या जब संदेह के स्पष्ट संकेत होते हैं तब उपयोग की जाती है। यह महंगी होती है, सटीक संचालन की आवश्यकता होती है और समय लगता है, लेकिन आज श्री गुप्ता को लगा कि इसका उपयोग किया जाना चाहिए। शक्तिशाली रोशनी की मदद से अल्ट्रासाउंड मशीन की नोक बाएं पंख के अक्ष के साथ स्कैन करने लगी, जहां विमान का धड़ और मुख्य दिशात्मक तंत्र मिलते हैं। प्रत्येक खंड की एक ध्वनिक पल्स, छवि और प्रतिक्रिया आवृत्ति दर्ज की गई। 5 मिनट तक कुछ भी असामान्य नहीं था। 10 मिनट तक भी वैसा ही रहा। 12वें खंड तक धुरी के मुख्य कुंडा जोड़ के पास डिवाइस ने एक असामान्य तरंग पैटर्न की सूचना दी। एक छोटी धागे जैसी टूटी हुई तरंग रेखा कंपोजिट कोर परत में दिखाई दी, जो बाहरी एल्यूमीनियम परत के नीचे लगभग 3 सेमी गहरी थी। श्री गुप्ता ने स्क्रीन पर अपनी आंखें सिकोड़ी, एक और व्यक्ति को बुलाया, सटीक निर्देशांक दर्ज करो। परिणाम एक बहुत ही छोटा सा क्रैक था, लगभग 1-2 सेमी लंबा, जो पंख के मुख्य अक्ष के कंपोजिट कोर में स्थित था, जिसे नग्न आंखों से देखना पूरी तरह से असंभव था और इतना बड़ा नहीं था कि चेतावनी प्रणाली इसे जमीन पर पहचान सके। लेकिन अगर विमान उड़ान भरता और ऊंचाई पर जाता तो दबाव का अंतर और कंपन मिलकर दरार को बढ़ा देते और पंख के अक्ष के टूटने का कारण बन सकते थे। सभी इंजीनियर चुप थे। एक ने बड़बड़ाया, अगर हमने अल्ट्रासाउंड से दोबारा जांच नहीं की होती तो शायद किसी को इसका पता नहीं चलता। दूसरे ने आह भरी, लेकिन यह दरार किस वजह से है? क्षरण, दबाव या सामग्री की खराबी? श्री गुप्ता कुछ सेकंड के लिए चुप रहे और फिर बस इतना कहा, चाहे जो भी हो, यह विमान तब तक नहीं उड़ सकता जब तक कि पूरे बाएं पंख की असेंबली को बदल नहीं दिया जाता। वह युवा इंजीनियर की ओर मुड़े, उनकी आवाज धीमी हो गई। रिपोर्ट में लिखो, सूक्ष्म संरचनात्मक दोष। यदि संचालन जारी रहा तो गंभीर खतरा। कारण अज्ञात कैप्टन से गहन जांच के अनुरोध के बाद पता चला। रखरखाव क्षेत्र में एक लंबी चुप्पी छा गई। उन्हें नहीं पता था कि कुछ 100 मीटर दूर एक 10 साल की बच्ची अपनी मां की गोद में चुपचाप बैठी रात के आसमान को देख रही थी, जिसमें अभी तक तारे नहीं थे। अध्याय 6। आन्या ने लोगों को बचाया। उस दोपहर विमान इन 737 के आसपास का पूरा क्षेत्र सील कर दिया गया था। विमान तक पहुंच को रोकने के लिए एक पीली टेप खींची गई थी। तकनीकी कर्मचारियों को दोगुना कर दिया गया था। एयरपोर्ट सुरक्षा ने रखरखाव क्षेत्र के प्रवेश द्वार को कस दिया था, यहां तक कि एयरलाइन के कर्मचारियों को भी स्वतंत्र रूप से आने जाने की अनुमति नहीं थी। विमान अब उड़ान का साधन नहीं था। यह एक अजीब लेकिन सच्ची घटना का घटनास्थल बन गया था। अंदरूनी खबर तेजी से फैली। बाएं पंख के अक्ष में एक बहुत छोटा सा क्रैक पाया गया। यदि सावधानीपूर्वक जांच नहीं की जाती तो विमान उड़ान भरता और ऊंचाई बढ़ाता दबाव बदलने से पंख बीच हवा में टूट जाता। एक अनुभवी इंजीनियर, जिसके बाल लगभग सफेद हो चुके थे, ने अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट पकड़ी। उसकी आवाज कांप रही थी। यह मेरे 30 साल के करियर में मैंने कभी नहीं देखा। यह एक तकनीकी खराबी नहीं है, बल्कि भौतिक सूक्ष्म
बिंदु क्षति है जिसे बिना किसी संकेत के पता लगाना लगभग असंभव है। अगर उस दिन विमान उड़ान भरता, अगर लोग एक बच्ची के शब्दों के कारण नहीं रुकते, तो वे रनवे छोड़ने के 30 मिनट से भी कम समय में गिर सकते थे। एक सूची छापी गई, 182 नाम, हर सीट, हर व्यक्ति। 182 लोगों को नहीं पता था कि वे एक बच्चे के सपने के कारण जीवन और मृत्यु के बीच की रेखा से अभी अभी गुजरे हैं। जब एयरलाइन को तकनीकी टीम से अंतिम रिपोर्ट मिली, तो मुंबई में शाखा प्रबंधक ने तुरंत आन्या और उसकी मां से मिलने का अनुरोध किया। वीआईपी वेटिंग रूम, जहां मां बेटी चुपचाप बैठी थीं, अचानक तेज कदमों की आवाज से गूंज उठा। दरवाजा खुला, प्रेस नहीं, कैमरामैन नहीं, बल्कि तकनीकी वर्दी, पायलट, एयरपोर्ट सुरक्षा, एयरलाइन प्रबंधन के लोग थे। एक अधेड़ उम्र के पायलट ने काले चश्मे पहने हुए आगे बढ़ा, उसकी आवाज लड़खड़ा गई। मैं उस उड़ान को उड़ाने वाला था। अगर आज विमान उड़ान भरता, तो शायद मुझे अपनी पत्नी और बच्चों से फिर कभी मिलने का मौका नहीं मिलता। वह घुटनों के बल बैठ गया। एक वयस्क व्यक्ति जिसने सैकड़ों उड़ानें भरी थीं, जिसने युवा पायलटों को प्रशिक्षित किया था, अब एक बच्चे की तरह रो रहा था। धन्यवाद आन्या, तुमने हम सबको बचाया। एक और तकनीकी कर्मचारी, एक युवा लड़की जिसके बाल बड़े करीने से बंधे थे, ने आन्या को गले लगा लिया। उसके हाथ कांपना बंद नहीं हो रहे थे। अगर तुमने नहीं कहा होता तो हम इतनी गहराई से जांच नहीं करते। उस क्षति का कोई अलार्म पता नहीं लगा सकता था। यह किस्मत की बात थी। यह उस तरह की त्रुटि थी जिससे हम हमेशा डरते हैं। आन्या ने कुछ नहीं कहा, उसने बस सिर झुका लिया। उसकी आवाज धीमी थी। मुझे नहीं पता कि मैंने यह सपना क्यों देखा, लेकिन मैं बस चाहती थी कि सब लोग सुरक्षित रहें। कमरा शांत हो गया, किसी ने एक और शब्द नहीं कहा। हर कोई वहां खड़ा था, भावुक, आभारी और शायद थोड़ा सा जादू जैसा महसूस कर रहा था। अलौकिक से नहीं, बल्कि एक बच्चे की मासूमियत और साहस से। 182 लोगों को बचाया गया था और आन्या को यह भी नहीं पता था कि वे कौन थे। उसने बस आसमान की ओर देखा, बादलों को खोजने के लिए नहीं, बल्कि शांति पाने के लिए। और उस दिन आसमान इतना शांत कभी नहीं था। अध्याय 7वां, बेटी चुपचाप गायब हो गईं। खबर की एक 10 साल की बच्ची ने विमान की एक दुर्लभ तकनीकी खराबी की सटीक चेतावनी दी, जिससे कैप्टन ने वापस लौटने का फैसला किया। तकनीकी विभाग से सेवा काउंटर तक और फिर मीडिया तक धीरे धीरे फैलने लगी। उस शाम एयरलाइन के आंतरिक विभाग को ऑनलाइन समाचार पत्रों और टीवी चैनलों के पत्रकारों से दर्जनों फोन आए। एयरपोर्ट पर मौजूद कुछ लोगों ने भी चुपचाप सील किए गए रखरखाव क्षेत्र की तस्वीरें और वीडियो बनाए। अफवाह तेजी से फैल गई। एक छोटी बच्ची ने पूरी उड़ान को बचा लिया। जब एयरलाइन के प्रतिनिधियों को तकनीकी रिपोर्ट मिली, जिसमें बाएं पंख के अक्ष में सूक्ष्म दरार की पुष्टि हुई, जो आन्या नाम की बच्ची के वर्णन से बिल्कुल मेल खाती थी, तो उन्होंने तुरंत एक आपातकालीन आंतरिक बैठक बुलाई। कैप्टन की कार्रवाई बुद्धिमानीपूर्ण थी, और बच्ची अगर वर्णन सही है तो यह अभूतपूर्व है। दक्षिणी क्षेत्र के कार्यकारी निदेशक ने टिप्पणी की और फिर एक प्रस्ताव दिया। हमें बच्ची और उसकी मां को धन्यवाद वीडियो रिकॉर्ड करने, प्रशंसा के उपहार देने के लिए वापस आमंत्रित करना चाहिए। एक छोटी क्लिप का बहुत मानवीय मूल्य होगा। संचार विभाग सहमत हो गया। उन्होंने तुरंत आन्या की मां प्रिया से पहले बताए गए फोन नंबर पर संपर्क किया, लेकिन दूसरी तरफ से हिचकिचाहट थी। जी, मैं इस बात करना चाहिए। प्रस्ताव के लिए बहुत आभारी हूं, लेकिन मैं अपनी बेटी को प्रेस या टेलीविजन पर नहीं लाना चाहती। वह अभी छोटी है, बहुत संवेदनशील है। मैं मना करना चाहूंगी। प्रतिनिधि ने सद्भावना से मनाने की कोशिश की, लेकिन प्रिया ने केवल एक ही वाक्य कहा, हम बस चुपचाप यहां से जाना चाहते हैं, इससे पहले कि लोग और भी उत्सुक हो जाएं। रात 8:50 बजे मुंबई एयरपोर्ट का टैक्सी स्टैंड।
आन्या और उसकी मां चुपचाप अपना सामान खींचकर टर्मिनल के बाहर के क्षेत्र में आई। मां किसी की भी नजरों से बच रही थी। आन्या उसके करीब चल रही थी, चुपचाप, अब दोपहर की तरह अपना बैग नहीं पकड़े हुए थी, बल्कि अपनी मां का हाथ पकड़े हुए थी। एक टैक्सी अभी अभी रुकी, पिछला दरवाजा खुला। कहाँ जाना है? मैडम, ड्राइवर ने पूछा। प्रिया ने धीरे से जवाब दिया। एक स्थानीय पते का नाम लिया। जी, बैठिए। कार धीरे धीरे घरेलू टर्मिनल क्षेत्र से निकली, मुख्य सड़क पर मुड़ी और रात के धीमे ट्रैफिक में विलीन हो गई। कार के अंदर ड्राइवर ने रेडियो चालू किया, लेकिन जैसे ही उसने विमान दुर्घटना से बाल बाल बचा शब्द सुने, प्रिया ने तुरंत धीरे से अनुरोध किया। क्या आप इसे बंद कर सकते हैं? ड्राइवर ने भ्रमित होकर सिर हिलाया। कार में अब केवल पंखे की हवा और कांच पर बारिश की बूंदों की टपटपाहट की आवाज थी। आन्या सीट पर बैठी थी, उसका गाल ठंडे कांच से लगा हुआ था। वह सड़क की ओर नहीं देख रही थी, बल्कि आसमान की ओर देख रही थी, जहां कुछ बादल अभी भी मुंबई की रात से चिपके हुए थे, जो अभी तक पूरी तरह से साफ नहीं हुई थी। तुम दुखी तो नहीं हो? उसकी मां ने धीरे से पूछा। आन्या ने धीरे से सिर हिलाया। थोड़ी देर बाद उसने सांस छोड़ते हुए कहा, मैं उम्मीद करती हूं कि आज रात का सपना एक बगीचे का होगा, जिसमें पेड़, फूल और धूप होगी, अब और धुआं और आग नहीं। प्रिया ने अपनी बेटी का हाथ कसकर पकड़ लिया। उसी रात, जब कई ऑनलाइन समाचार पत्रों ने 10 साल की बच्ची ने हवाई त्रासदी को रोका शीर्षक से लिखना शुरू किया, जब नेटिजन्स ने इसे तेजी से साझा किया, जब तकनीकी विशेषज्ञ अंतर्ज्ञान, छठी इंद्रिय या विज्ञान द्वारा अस्पष्टीकृत चीजों पर बहस कर रहे थे, तो आन्या और उसकी मां, जो वास्तव में इस तूफान के केंद्र में थीं, चुपचाप सुर्खियों से गायब हो गईं। किसी को उनका घर का पता नहीं पता था, किसी को उनका स्कूल नहीं पता था, कोई स्पष्ट तस्वीर नहीं थी और कोई साक्षात्कार नहीं किया गया था। केवल तकनीकी लॉगबुक में कुछ पंक्तियां बची थीं। खतरनाक संरचनात्मक दोष का पता एक युवा यात्री की प्रतिक्रिया के बाद उड़ान दल से गहन जांच के प्रस्ताव के कारण चला। उस रात गोरेगांव के एक छोटे से कमरे में बत्तियां सामान्य से देर से बंद हुईं। छोटी बच्ची आन्या चुपचाप लेटी थी। उसका सिर अपनी मां के हाथ पर टिका था। उसकी बंद पलकों के नीचे एक मन था, जो अभी भी कहीं ऊंचे आसमान में यादों और उन छवियों के बीच भटक रहा था, जो कभी भी 10 साल की बच्ची की नहीं थीं। लेकिन इस बार आन्या के सपने में एक बगीचा था। अध्याय 8 अतीत धीरे धीरे सामने आया। उस रात एक शांत गली के अंत में स्थित घर की दूसरी मंजिल पर एक छोटे से किराए के कमरे में प्रिया सो नहीं सकी। पीले रंग की रात की रोशनी की हल्की चमक उसकी बेटी के बालों पर पड़ रही थी, जिससे उसका चेहरा चांदनी में डूबा हुआ लग रहा था। आन्या बहुत पहले सो चुकी थी, अपने टेडी बियर को सीने से लगाकर शांति से सांस ले रही थी। कोई बुरा सपना नहीं, कोई चौंकना नहीं, एक बच्चे की तरह शांत, जिसने अभी अभी बड़ों का काम पूरा किया हो। प्रिया बिस्तर के किनारे बैठी थी, धीरे से अपनी बेटी के बालों को सहला रही थी। फिर उसने छत की ओर देखा, जहां कुछ पुराने दाग समय के उन निशानों की तरह थे, जिन्हें मिटाया नहीं जा सकता था। सपना। उसने अपनी बेटी को इन 2 शब्दों का उल्लेख करते हुए सुना था, जब आन्या केवल 3 साल की थी। जब आन्या ने पूरे वाक्य बोलना शुरू किया, तो उसने एक दिन बारिश के मौसम की शुरुआत में दोपहर में अपनी मां से फुसफुसाया था, मां, नानी को सीढ़ियों पर मत जाने देना। क्यों बेटा? मैंने उन्हें गिरते देखा, उनके सिर से बहुत खून बह रहा था। प्रिया उस समय युवा थी, अकेले अपने बच्चे का पालन पोषण कर रही थी, अपनी बूढ़ी मां के साथ एक छोटे से लकड़ी के घर में रहती थी। अपनी बेटी की बात सुनकर वह हौस पड़ी, यह सोचकर कि उसने कोई कार्टून देखा होगा। लेकिन 3 दिन बाद, जब वह नीचे रसोई में खाना बना रही थी, तो ऊपर से एक सूखी खड़खड़ाहट की आवाज आई। जब वह ऊपर भागी,
तो उसने अपनी माँ को लकड़ी के फर्श पर बेहोश पाया। उनका माथा मेज के कोने से टकराया था, कनपटी पर एक लंबे कट से खून रिस रहा था। बूढ़ी महिला सौभाग्य से बच गई, लेकिन उस दिन से प्रिया को एक अजीब सा एहसास होने लगा। यह केवल एक बार नहीं था। एक बार आन्या ने कहा, माँ, मुझे कल स्कूल मत भेजना, मैंने एक कार दुर्घटना देखी है। प्रिया फिर भी अपनी बेटी को ले गई, लेकिन अधिक सावधान थी, उसे अकेले सड़क पार नहीं करने दी। उस दोपहर सड़क के कोने पर एक ट्रक का ब्रेक फेल हो गया और वह फुटपाथ पर चढ़ गया। उसने अपनी बेटी को गोद में उठाकर बस कुछ ही पलों में बचा लिया। तब से जब भी वह अपनी बेटी को यह कहते सुनती कि उसने एक सपना देखा है, तो वह हंसती नहीं थी। लेकिन उसने किसी और को भी नहीं बताया। नहीं, वह अपनी बेटी को किसी मनोवैज्ञानिक के पास ले गई, नहीं किसी मंदिर गई, नहीं किसी पंडित से पूछा। ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि उसे विश्वास नहीं था, बल्कि इसलिए कि वह डरती थी। उसे डर था कि लोग उसकी बेटी को ऐसे शब्द देंगे जिससे उसके साथ भेदभाव होगा। उसे डर था कि लोग उसे घूरेंगे। उसे डर था कि लोग फुसफुसाएंगे। वह बच्ची बहुत चमत्कारी है, वह मौत को भी पहले से देख सकती है। उसने आन्या को चुप रहना सिखाया। जब तुम कोई अजीब सपना देखो तो स्कूल में मत बताना, माँ के अलावा किसी को मत बताना। उसने अपनी बेटी को चेतावनी दी, हर चीज की एक कीमत होती है, सब कुछ पहले से जानना कभी कभी अच्छा नहीं होता। आन्या ने उसकी बात मानी। उसने जो कुछ भी देखा था उसे कभी नहीं दोहराया जब तक कि यह बहुत स्पष्ट न हो। जैसे नानी की कहानी, जैसे कार दुर्घटना से बाल बाल बचने का समय। और आज विमान वह जानती थी कि उसकी बेटी ने कुछ बहुत स्पष्ट देखा है। यह कल्पना नहीं थी, नहीं, यह कोई अपशकुन था, बल्कि कुछ खास था। बाहर सड़क पर गाड़ियों की आवाज कम हो गई थी। घड़ी में 1 बजा। प्रिया ने अपनी बेटी पर कंबल ठीक किया और फिर बालकनी में चली गई। रात की हवा लोहे के गेट के दरारों से होकर आई, अपने साथ मुंबई की बारिश के मौसम की ठंडी नम हवा लेकर। उसने ऊपर आसमान की ओर देखा, जहां तूफान के बाद काले बादल छंटने लगे थे। कुछ कमजोर तारे दिखाई दे रहे थे, जैसे अजीब सपने एक बच्चे के मन में चमकते हुए, जिन्हें कोई समझा नहीं सकता। वह जानती थी कि कोई दरवाजा खटखटाएगा, पत्रकार आएंगे। छठी, इंद्रिय आध्यात्मिक विज्ञान। भविष्यवाणी की क्षमता के बारे में लगातार सवाल होंगे, लेकिन वह यह भी जानती थी कि उसकी बेटी दिखावे के लिए नहीं है। उसकी बेटी एक बच्ची है और वह उस शांति को यथासंभव लंबे समय तक बनाए रखना चाहती थी। भले ही असामान्य सपने आते रहेंगे, वह अपनी बेटी और पहा देख शांति में सभी जिज्ञासु नजरों के बीच ढाल बनकर खड़ी रहेगी। उसने मन ही मन सोचा, अगर मेरी बेटी वास्तव में खास है, तो मैं उस खासियत को जीवन के शोर से बचाने वाली बनूंगी। बालकनी के बाहर छोटे पेड़ की पत्तियों से हवा गुजरी, एक जंगली फूल अंधेरे में धीरे से हिला। कमरे में आन्या ने करवट ली। उसके होंठ सपने में कुछ बुदबुदाए। किसी ने नहीं सुना कि वह क्या कह रही है, केवल प्रिया दरवाजे के फ्रेम से पीठ टिकाए खड़ी थी। धीरे से अपनी आंखें बंद कर लीं, जैसे वह अपनी बेटी के साथ सपने देखना सीख रही हो। अध्याय 9। धन्यवाद। रद्द हुई उड़ान के 1 हफ्ते बाद एयरलाइन के डाकघर में हाथ से लिखे पत्रों का ढेर लगना शुरू हो गया। ईमेल और स्वचालित संदेशों के युग में एक दुर्लभ घटना, ये उड़ान में देरी के बारे में शिकायतें नहीं थीं, न ही टिकट वापसी की मांगें थीं, बल्कि उन लोगों से धन्यवाद के शब्द थे जो एक ऐसी त्रासदी से सौभाग्य से बच गए थे जिसके बारे में उन्हें पता भी नहीं था कि वह कितनी करीब आ गई थी। कई पत्र हाथ से लिखे गए थे, कागज पीला पड़ गया था। कुछ ने तो परिवार की तस्वीरें, धन्यवाद कार्ड, और उस कागज पीला पड़ गया था। बच्ची के लिए शुभकामनाएं भी भेजी थीं, जिसने एक उड़ान को बचाया था। कुछ ने छोटे केक के डिब्बे, चाय के पैकेट, कुछ बच्चों के खिलौने भेजे थे। साथ में आन्या के लिए एक नोट भी था।
सभी ने एयरलाइन के कर्मचारियों से प्रिया और उसकी बेटी को देने का अनुरोध किया था। वह महिला जिसने टेलीविजन पर आने से इनकार कर दिया था और पिछले कुछ दिनों से चुप थी। एक पत्र 78 वर्षीय श्री रमेश जी से आया था, जो अपने 8 वर्षीय पोते के साथ दिल की बीमारी के इलाज के लिए दिल्ली जा रहे थे। उन्होंने कांपते हुए अक्षरों में लिखा था, मुझे नहीं पता कि तुम कौन हो बेटी, लेकिन तुमने न केवल मुझे बचाया बल्कि मेरे पोते को भी बचाया। वह बच्चा जिसे मैं जीवन की अपनी सभी बची हुई उम्मीदों के साथ दिल्ली ले जा रहा था। एक महिला जिसका नाम लता था, जो अपने अस्थमा से पीड़ित बेटे को जांच के लिए ले जा रही थी, ने बताया, उड़ान रद्द होने के कारण एयरलाइन ने हमें एयरपोर्ट के पास एक होटल में ठहराया। उस रात कई सालों में पहली बार मेरा बेटा बिना खांसे बिना तड़पे एक रात सोया। मुझे नहीं पता कि किसका धन्यवाद करूं, लेकिन मुझे विश्वास है कि उस बच्ची ने किसी तरह मेरे बेटे को एक और शांतिपूर्ण दिन दिया। एक नवविवाहित जोड़े का भी एक पत्र था, जो अपने ससुराल वालों से मिलने जा रहे थे। उन्होंने लिखा कि अगर उड़ान रद्द नहीं होती तो वे उड़ जाते और शायद फिर कभी एक दूसरे का हाथ नहीं पकड़ पाते। हम पर तुम्हारा एक पूरी शादी का कर्ज है। अगर हो सके तो हम अपनी पहली संतान का नाम आन्या रखना चाहेंगे, ताकि हम हमेशा उस खास बच्ची को याद रखें जिसने हमें जीने का मौका दिया। प्रिया को ये पत्र एक भूरे कागज के लिफाफे में मिले, जो एयरलाइन के एक कर्मचारी ने खुद लाकर दिया था। युवा कर्मचारी ने लिफाफा मेज पर रखा, धीरे से झुका और कहा, हमने इसे नहीं खोला है। हम बस इतना जानते हैं कि यह आन्या के लिए विशेष रूप से भेजा गया। धन्यवाद है। उस रात छोटे से किराए के कमरे में माँ बेटी ने एक एक करके पत्र खोले। आन्या ने ज्यादा कुछ नहीं कहा। वह बस ध्यान से हर पंक्ति को पढ़ रही थी। कभी कभी त्योरियां चढ़ाती, कभी कभी पत्र को कसकर पकड़ लेती, जैसे उसे डर हो कि वह गायब हो जाएगा। जब वह श्री रमेश के पत्र पर आई तो आन्या बहुत देर तक चुपचाप बैठी रही। उसने आखिरी पंक्ति को बार बार पढ़ा। अगर आपकी बेटी समझती है कि उसने क्या किया है, तो कृपया उसे बताएं कि एक बूढ़ा आदमी और एक बच्चा है जिन्हें एक सपने ने बचाया था। आन्या रोई नहीं। उसने बस चुपचाप अपनी मां को देखा और फिर पत्र उठाकर मुस्कुराई। एक हल्की, बहुत कोमल, बहुत गहरी मुस्कान, जैसे उस बगीचे की तरह जिसके बारे में उसने कभी सपना देखा था। उस फेटफुल रात के बाद यह पहली बार था जब प्रिया ने उस मुस्कान को वापस आते देखा था। उसके बाद आन्या ने रंगीन कागज निकाला और चित्र बनाने लगी। उसने नहीं बताया कि वह क्या बना रही है, लेकिन जब प्रिया ने देखा तो उसका दिल धीरे से कांप गया। कागज पर एक बूढ़े आदमी की तस्वीर थी, जो एक छोटे बच्चे का हाथ पकड़े हुए था। दूर एक विमान था जो उड़ान नहीं भर रहा था और आसमान धूप से भरा था। चित्र के कोने में आन्या ने पेंसिल से लिखा, सभी सपने बुरे नहीं होते। अध्याय 10। एक और सपना। शहर में गर्मियां आ गईं। धूप पिछले साल की तरह तेज नहीं थी, लेकिन घर के सामने बोगनविलिया के फूलों को धूप में चमकीले गुलाबी रंग में रंगने के लिए काफी थी। एक हल्की हवा चली, जिससे कुछ पंखुड़ियां सड़क पर गिर गईं, धीमी और इत्मीनान से, जैसे समय। आन्या अपनी स्टडी टेबल पर बैठी थी। उसके बाल करीने से छोटे कटे हुए थे। वह एक अधूरी तस्वीर में रंग भर रही थी। 11 साल की बच्ची अब थोड़ी लंबी हो गई थी। उसकी त्वचा धूप से थोड़ी सांवली हो गई थी। उसकी आंखें पहले से ज्यादा चमकीली और जीवंत थीं। अब उनमें 1 साल पहले जैसी उदासी और दूरी नहीं थी। तस्वीर में एक हरा भरा घास का बगीचा था। एक छोटी सी नदी बह रही थी, कुछ तितलियां उड़ रही थीं। बीच में एक लड़की एक कुत्ते के साथ खेल रही थी। तस्वीर में लड़की बिल्कुल आन्या जैसी दिख रही थी। बस फर्क यह था कि वह बहुत जोर से मुस्कुरा रही थी। मां रसोई से बाहर आई, हाथ पोंछते हुए अपनी बेटी के पास बैठ गई।
क्या तुम्हें अब भी वैसे अजीब सपने आते हैं? माँ ने धीरे से पूछा। आन्या ने हाथ रोका, धीरे से सिर हिलाया। हाँ माँ, पर अब मुझे डर नहीं लगता। प्रिया ने अपनी बेटी का इंतजार किया, क्योंकि अब मुझे पता है कि मैं कह सकती हूँ। उसने अपनी बेटी का हाथ धीरे से दबाया। यह एहसास हल्का लेकिन मजबूत था, जैसे समय के दरवाजे के पीछे एक सुरक्षा कुंडी बंद हो गई हो। इस गर्मी में वे फिर से दिल्ली गए, इस बार अपनी मौसी की बेटी के जन्मदिन की पार्टी में शामिल होने के लिए। उड़ान अभी भी मुंबई से थी, वही पुराना रास्ता, लेकिन अब कोई डर साथ नहीं था। चेक इन करते समय एयरपोर्ट की महिला कर्मचारी ने टिकट देखा और अचानक पूछा, क्या तुम आन्या हो? प्रिया ने सिर हिलाया और आन्या मुस्कुराई, हाँ मैं ही हूं। कर्मचारी ने और कुछ नहीं कहा, बस शुभकामना के तौर पर धीरे से सिर हिलाया। उस दिन की कहानियां अभी भी उद्योग में फैली हुई थीं। एक बच्ची के बारे में एक प्रेरणादायक कहानी की तरह, जिसने सिर्फ एक सपने से एक विमान को रोक दिया था। प्रस्थान द्वार की ओर जाते समय आन्या अपना छोटा सूटकेस खींच रही थी, आत्मविश्वास से चल रही थी। कभी कभी वह रुक जाती, टर्मिनल की कांच की छत से आसमान की ओर देखती। आज आसमान ऊंचा, नीला और साफ था, जैसे किसी का मन हल्का हो गया हो। विमान को गेट पर बुलाया गया। माँ बेटी चढ़ गईं। आन्या ने अभी भी खिड़की के पास की जगह चुनी, लेकिन इस बार कोई पसीना नहीं था, कोई सीट को कसकर पकड़ना नहीं था। बस एक मुस्कान और चमकीली आंखें थीं, जो दूर तैरते सफेद बादलों को देख रही थीं। उड़ान शांति से भरी। जिस क्षण विमान के पहियों ने रनवे छोड़ा, आन्या ने अपना सिर अपनी माँ के कंधे पर टिकाया और धीरे से कहा, माँ मैंने अभी एक और सपना देखा। प्रिया चौंक गई और नीचे झुकी। कैसा सपना बेटा? आन्या ने अपनी आंखें बंद कर लीं, मुस्कुराई। एक बगीचा और मैं तितलियों के झुंड के बीच उड़ रही हूं। खिड़की के बाहर सफेद बादलों की परतें चुपचाप तैर रही थीं, बिल्कुल वैसी ही जैसी आन्या ने कभी अपनी तस्वीर में बनाई थी। ऊंचे आसमान में अब डर नहीं था, बस एक बहुत ही सुरक्षित और स्वतंत्र महसूस हो रहा था। जीवन हमेशा ऐसी चीजें छिपाए रहता है जिनकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। कभी कभी एक छोटा सा निर्णय, जैसे सही समय पर बोलना, सैकड़ों लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ बन जाता है। हम में से हर किसी के पास आन्या जैसे अजीब सपने नहीं होते, लेकिन हर किसी के पास कभी न कभी अंतर्ज्ञान, एक अस्पष्ट बेचैनी, यह महसूस होता है कि कुछ ठीक नहीं है, जिसे तर्क से नहीं समझाया जा सकता। हम में से अधिकांश इसे अनदेखा कर देते हैं, क्योंकि हमें डर लगता है कि हम गलत होंगे, हम पर हंसा जाएगा, हम मुसीबत में पड़ जाएंगे। लेकिन आन्या डरी नहीं। उसने बस वही कहा जो उसने देखा, एक अजीब शांति के साथ, और उसने सब कुछ बदल दिया। इसलिए नहीं कि वह भविष्य जानती थी, बल्कि इसलिए कि उसने चुप रहना नहीं चुना। कभी कभी साहस बहुत कुछ जानने में नहीं होता, बल्कि उस पर विश्वास करने की हिम्मत में होता है जो आपको सही लगता है। अगर इस कहानी से कुछ सीखने को मिलता है, तो वह यह है कि अपने अंदर की आवाज को सुने, भले ही वह कितनी भी धीमी क्यों न हो। क्योंकि जैसा कि आन्या जानती थी, शायद एक साधारण सिर हिलाना या एक साधारण वाक्य समय से भी अधिक कीमती चीज को बचा सकता है, और वह है जीवन। आन्या की कहानी यह नहीं कहती कि हर किसी को एक सपने के कारण अपनी उड़ान रद्द कर देनी चाहिए। नहीं, यह सलाह देती है कि अस्पष्ट भावनाएं वैज्ञानिक प्रमाण की जगह ले सकती हैं। लेकिन कभी कभी इस व्यस्त और तर्कसंगत दुनिया में एक बच्चे से एक ईमानदार शब्द बड़ों को रुकने और एक बार और जांच करने पर मजबूर कर देता है। और उस एक जांच ने 182 लोगों को बचा लिया। इसलिए नहीं कि आन्या खास थी, बल्कि इसलिए कि जिन्होंने उसे सुना वे इतने जिम्मेदार थे कि उन्होंने किसी भी संभावना को नजरअंदाज नहीं किया, चाहे वह कितनी भी छोटी क्यों न हो।
क्योंकि जीवन हमें लापरवाह होने की अनुमति नहीं देता। और सच्चाई, भले ही वह एक सपने से आए, सत्यापित होने के योग्य है। हर दिन मनन सुनने के लिए धन्यवाद। अगर आज की कहानी ने आपको रुकने पर मजबूर किया तो अपनी कुछ भावनाएं छोड़ें। हर साझा किया गया शब्द दफन रहस्यों की भूल भुलैया में एक टिमटिमाती रोशनी है। और सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप सच्चाई के निशान का अनुसरण करने की हमारी यात्रा पर हमारे साथ बने रहें। क्योंकि कभी कभी एक कहानी सुनाना ही एक चुप आत्मा को आवाज देने का एकमात्र तरीका होता है। दोस्तों, आप सब कहां से हैं? आपको यह कहानी कैसी लगी, कृपया कमेंट में हमें बताएं। मैं प्रार्थना करता हूं कि आप सब जहां भी रहें हमेशा सुरक्षित और शांत रहें। और हाँ, अगर आपके पास भी कोई ऐसी ही दिलचस्प कहानी है तो हम सबके साथ जरूर साझा करें। हमें आपकी कहानियां सुनने का इंतजार रहेगा।